हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तक आपको पढ़ाया था। उन पॉइंट से आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और टॉपिक्स लेके आए आपके लिए। तो पहला टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं क्लास 6 में, 7th में, 8th में भी जो बेसिक छोटी क्लासेस में आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बार बार ये टर्म सुनते थे। तो अभी थोड़ा हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर है तो वो क्यों है, और इंसुलेटर है तो वो क्यों है, क्यों इस तरीके का बिहेवियर वो ट्रांसमिट करता है। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है कंडक्टर, तो नाम से क्लियर है कि ये अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े तो हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और एनी सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास और थ्रू विच चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू another end. Clear? A substance which can use to conduct electric charge from one end to other is called conductor. Definition is clear? Now let's see some examples. So if we are discussing about silver metal, so silver is the best conductor of electricity. आपसे कहीं भी पूछता है तो आप क्या कहेंगे? सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब जनरली ऑल मेटल्स, जनरली मेटल्स की बात कर रहे हैं, are good conductor of electricity. Earth is also good conductor. Human body, आपको पता ही है हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्यों लगता है? Human body is also good conductor. Salt solution, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें आपको पता है कि जैसा आपने इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में क्लास 8th में जिक्र किया गया था आपसे, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कंडक्ट कर सकता है। एसिड्स है या अल्कालीज हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं और ये अच्छे कंडक्टर्स में इनकी गिनती होती है। अब देखें, अब जरा सोचें कि मेटल्स या फिर ये सब्सटेंसेस क्यों कंडक्ट कर रही हैं। तो मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली जिनको हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन पुअर होता है। न्यूक्लियस उस पर बहुत ही वीक फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का, यानी जो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स होता है वो वीक होता है। तो क्या लिखा कि मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, लूजली एसोसिएटेड है। तो वो क्या कर सकते हैं? एक एटम से दूसरे आयन, एक आयन से दूसरे आयन, ऐसे ही कंडक्टर्स के अंदर वो मूव कर सकते हैं। सो दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम एटम टू आयन इन अ कंडक्टर, उसके अंदर ही। लेकिन ध्यान रखना है कि वो मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ सकते। नॉर्मली बाहर लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अलग सर्कमस्टांसेस की जरूरत है, जिसे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि नॉर्मली वो मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन एक एटम से दूसरे आयन तक मेटल के अंदर ही वो मूव कर सकते हैं। इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एटम के साथ एसोसिएट होके नहीं रह रहे हैं, तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा? दे कैन नॉट लीव मेटल सरफेस इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली मेटल सरफेस को वो लूज नहीं कर सकते। इन नॉर्मल सिचुएशन दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन, सो देयर इज नो करंट। मेटल के अंदर मूव तो करेगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कहीं इस डायरेक्शन में। जब उसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है उन चार्जेस का मूवमेंट में, कब की बात कर रहा हूं? नॉर्मल सिचुएशन में एक मेटल रखा हुआ है, ये एक मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो कोई करंट वहां पे एग्जिस्ट नहीं होगा। करंट कब एग्जिस्ट होगा? जब वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन, मोशन का जो डायरेक्शन है वो रैंडमली ओरिएंटेशन है। ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम ओरिएंटेशन, सो दे कॉन्स्टिट्यूट नो करंट। नाउ इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। कैरियर्स मींस कौन से पार्टिकल चार्ज कैरी कर रहे हैं, जिनके वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेटल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज कैरी करता है, करंट कैरी करता है मेटल्स के अंदर। लेकिन किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करूं, साल्ट सॉल्यूशन की बात करूं, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में जब हम घोलते हैं तो आप वहां पे देखोगे कि Na+ और Cl- दोनों अलग अलग हो जाता है, तो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही करंट कैरियर होते हैं, ठीक है, लेकिन कंडक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर हमारा टॉपिक है, इंसुलेटर। तो सीधी सी बात है, कंडक्टर के अपोजिट जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, जिस मटेरियल में चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव नहीं करा सकते, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। सो मटेरियल्स which cannot conduct electricity or they are poor conductor, simply we can say they are very poor conductor। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ग्लास हो गया, पेपर, माइका, वुड, रबर, प्लास्टिक, वैक्स एटसेट्रा। क्लियर, ये सम कॉमन एग्जांपल्स हो गए जो हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। अब कंडक्टर कंडक्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इंसुलेटर क्यों नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक उसका उल्टा, दिमाग में याद रखना है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। In insulators, the electrons are attached or bound to particular atom। attached हैं या किसी certain atom से ही bounded हैं, उसको छोड़ के नहीं जाते जल्दी नॉर्मली, ठीक है। So and it is not free to move in insulator, so they cannot conduct electricity। Clear? अब इंसुलेटर में चार्ज डेवलप तो होता है, जैसे मैंने पेन पे पहले वीडियो में दिखाया था आपको कि इसको मैंने रब किया था अपने बालों में और चार्ज डेवलप हो गया था। चार्ज डेवलप हुआ, रब करने की वजह से एनर्जी मिली, फ्रिक्शन से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया एक सब्सटेंस से दूसरे पे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब कहीं आप सोचिए कि इस पार्ट पे डेवलप हुआ है और इस पार्ट से यहां तक आ जाए तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज है। इंसुलेटर्स के ऊपर जो भी चार्ज डेवलप होता है वो स्टैटिक चार्ज है। जो फ्रिक्शन, जो हिस्सा फ्रिक्शन पे इन्वॉल्व था वो चार्ज केवल वहीं डेवलप हुआ है, दूसरे जगह वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो चार्ज क्या होता है? स्टैटिक चार्ज होता है। तो इंसुलेटर पे जो भी चार्ज डेवलप होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, वो मूवेबल नहीं होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझने के बाद जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक के बेसिस पे कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। करंट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है, नॉर्मल कंडीशन में कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। ये थर्मल एजिटेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो है 0। करंट, इसमें कोई भी करंट नहीं है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर के अक्रॉस, इसके दोनों एंड के अक्रॉस कोई बैटरी या कोई सेल कनेक्ट कर दे, कोई बैटरी या कोई सेल कनेक्ट कर दे, सपोज किए कि एक हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर का एक हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इसके दोनों एंड्स को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्टिंग वायर का यूज करके इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया। एक समझाने के लिए टिपिकल डायग्राम है कि ये कंडक्टर है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इस एंड से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को हमने इस एंड से कनेक्ट किया, ठीक है। यानी यहां पे अगर हम नाम दे दें तो ये एंड ए और ये एंड बी। एंड ए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? हायर पोटेंशियल। कि जो एंड पॉजिटिव है वो हायर पोटेंशियल है और जो एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल का एंड है। क्लियर हो गया यहां तक? अब कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे आप देख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा और पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग from negative end, that is lower terminal, to positive end, that is higher potential. Lower end is negative end is lower potential and positive end is higher potential. So electrons किधर मूव कर रहे हैं? lower end से higher end की तरफ, यानी lower potential से higher potential तक। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। अब करंट की स्ट्रेंथ कितनी है सर्किट में ये जाना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए तो आप क्या कहते हैं कि सर्किट में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब तक इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कोई करंट नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगे वहां पे आपको करंट देखने को मिलेगा।
तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। जरा ये जाने कि जो करंट का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पॉइंट के थ्रू और कितने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, यानी रेशियो की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग एंड अपॉन टाइम। करंट कैसे मेजर किया? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर टू द टाइम टेकन। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू बेसिकली Q बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। तो ये क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसको C बाई एस भी लिख सकते हैं। और ये होता है एम्पियर। कूलम पर सेकेंड क्या कहते हैं? एम्पियर। यानी एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जाने करंट के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि करंट जब फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। क्लियर? ये देख सकते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव एंड से रिपल्सन और पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्शन होगा उसका। सो इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड दैट इज लोअर पोटेंशियल टू द पॉजिटिव एंड दैट इज हायर पोटेंशियल। लेकिन अब करंट के बारे में बात करें, करंट का क्या कन्वेंशन होगा, क्या डायरेक्शन होगा? तो कन्वेंशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है नेचुरली वो हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर होता है। तो कन्वेंशनली हमने करंट का डायरेक्शन क्या माना? करंट का डायरेक्शन हमने माना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। वो क्या? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। तो एज कन्वेंशन direction of electric current is taken from positive end that is higher potential to negative end that is lower potential, and the direction of current is flow of current is opposite to the direction of motion of electrons. So अब बात करें कि 1 एम्पियर करंट क्या है? तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये फार्मूले से आ गया। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब आप कहें कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट और फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू दैट कंडक्टर विल बी ऑफ 1 एम्पियर। क्लियर? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, देन करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। क्लियर अबाउट करंट? स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो माना जाता है कि हर एग्जामिनर का जो भी पेपर बनाता है, जो आपका टेस्ट लेना चाहता है, उसका एक फेवरेट टॉपिक जिसको कह सकते हैं, ये सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पे जाएंगे, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे, फिर हम डिटेल में इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये देखें, क्या स्टेट कर रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देगा, फॉर अ गिवन कंडक्टर, यानी कंडक्टर का शेप साइज लेंथ गिवन होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फॉर अ गिवन कंडक्टर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये गिवन हो, फिक्स हो, इसका टेम्परेचर भी फिक्स हो, तब आगे की बात करते हैं। द करेंट आई, करंट क्या है? आई, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference V applied across its two ends। अब ध्यान से सुनना था, किनके बीच का रिलेशन बात कर रहा है? करंट की डिपेंडेबिलिटी बता रहा है, किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस साथ। करंट की डिपेंडेबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। कब? जब कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, फिक्स है, लेंथ और एरिया फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तब करंट क्या होगा? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। एक सीधा सा एग्जांपल दें आपको कि ये समझो ग्राउंड लेवल है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है? P की हाइट कम है, Q की हाइट ज्यादा है। यहाँ पे कोई बॉल छोड़ते हैं तो आएगा, उसकी कुछ स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हाइट का डिफरेंस है। हाइट का डिफरेंस इतना है ना, ये हाइट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये बॉल नीचे की ओर आ रहा है। अच्छा, पॉइंट P को और नीचे कर दे और Q को और ज्यादा ऊपर कर दिया, अब क्या हो गया? हाइट का डिफरेंस और ज्यादा हो गया,
तो बॉल और ज्यादा स्पीड से आएगा। इसी से कोरिलेट कर, जैसे हाइट का डिफरेंस बढ़ने से बॉल की स्पीड बढ़ रही है, उसी से अगर कोरिलेट करें तो पोटेंशियल का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे डिपेंडेबिलिटी क्या दिखा रहा है कि जो करंट है कंडक्टर के अंदर का वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। इफ V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू RI। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाया हमारे पे विच इज R। तो अब क्या कह रहा है कि R की वैल्यू क्या होगी, तो I जाके डिवाइड करेगा, यानी V बाई I ये जो वैल्यू मिल रही है वो R के इक्वल है। ये R क्या है, वो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे चूज किया था, यहाँ पे प्लेस किया था बेसिकली। तो R क्या एक कांस्टेंट है और क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गई बात। R कांस्टेंट तो है, R कांस्टेंट है, पर कब, जबकि कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन R कांस्टेंट है लेकिन किसी गिवन कंडक्टर के लिए कॉन्फ़िगरेशन उसका फिक्स हो और टेम्परेचर भी उसका फिक्स हो। अब R वेरी किन किन चीजों पे करता है, किन किन पैरामीटर के बदलने से R की वैल्यू बदल जाएगी, जरा ये देखें। R किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, कंडक्टर का लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल, आयरन है, कॉपर, स्टील है, क्या है, किस तरीके का मटेरियल इसमें यूज हुआ है, एंड उसका टेम्परेचर कितना है। इन बातों पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। लेंथ बदले तो रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया बदले तो बदलेगा, नेचर अगर मटेरियल चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होता है तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये तो फैक्टर्स हो गए किन किन चीजों पे आर की वैल्यू डिपेंड करती है। आर कांस्टेंट होने के लिए कंडक्टर का लेंथ और एरिया कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मटेरियल भी फिक्स होनी चाहिए। अब जब V और I के बीच का ग्राफ प्लॉट करें, यानी क्या देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल यानी लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीमेंट दिख रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ग्राफ क्या मिलेगा, ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे जैसे करंट बढ़ा सिमिलर वे में वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इसका मतलब कि रेजिस्टेंस R इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे ग्राफ दे देता है, एक ग्राफ दे दिया आपका, ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, ठीक है, दो दे दिया, ये A और ये B, ए और बी में आपसे पूछे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस कंडक्टर ए और बी दो कंडक्टर हैं, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप कैसे बताएंगे, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज और करंट का तो रेशियो है ना, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यानी कि अब देखें ए क्या है, ए वोल्टेज ज्यादा और करंट की वैल्यू कम है, कंडक्टर ए के लिए वोल्टेज ज्यादा और करंट की वैल्यू कम है। लेकिन कंडक्टर बी की बात करें तो वोल्टेज कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम, लेकिन करंट ज्यादा। कम पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा करंट कौन शो कर रहा है, बी शो कर रहा है, तो बी का रेजिस्टेंस लो है, बी का रेजिस्टेंस क्या है, लो, और ए का रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। इन बातों का ध्यान रखना। क्लियर है कि ग्राफ को देखना है, जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस कम है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली आप देख ही रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो करंट कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस बेसिकली करंट को के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, हर्डल क्रिएट करता है। क्लियर। सो रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन, कितना रुकावट, कितना अवरोध है ना, कितना रुकावट उत्पन्न करता है। सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कितना ऑब्स्ट्रक्शन यानी कितना उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, कितना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है। और मेजर कैसे करते हैं, तो रेशियो किसका, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, सो मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड करंट फ्लोइंग, सो R इज इक्वल टू V बाई I। क्लियर। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और कितना करंट फ्लो हो रहा है, इनके रेशियो को
डिवाइड करना है सिंपली। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो V इज वोल्ट, I इज एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इसको ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम, OHM, ओम। इसका सिंबल जो होता है ग्रीक लेटर ओमेगा, ओमेगा इसका एक सिंबल है, ये उसका सिंबल हो गया। ठीक है, तो V बाई वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, ओमेगा जो है सिंबल है रेजिस्टेंस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार और ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, हमने डिस्कस किया कि किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, ये सारे पैरामीटर हमने डिस्कस किए। तो उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम किसी भी कंडक्टर का उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा हमें ये जानना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो जानने से पहले हमें उन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी कंडक्टर की डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखें कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। बात क्लियर। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रेसिप्रोकल रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि कंडक्टर जितना मोटा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। हम बात करें इस पेन, अगर पेन और ये डस्टर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो इस पेन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस डस्टर में कम होगा, क्योंकि डस्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। बात समझ में आ गई। सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद क्या मिला, दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। सो R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है, रो कांस्टेंट लिया यहाँ पे हमने, इसी रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, या उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। बात समझ आई। तो इसका स्टडी कहाँ से किया हमने, कि उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस लेंथ से बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो कांस्टेंट है, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या मिल रही है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब यहाँ से किसी भी कंडक्टर का अगर आप रेजिस्टेंस दे दे, ये पैरामीटर गिवन हो, तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता सकते हैं। अब कह रहा है कि एरिया 1 हो जाए, इस ए की वैल्यू 1, लेंथ इज ऑल्सो टेकन 1, तो क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू रो या रो इज इक्वल टू आर, सीधा सीधा। यानी रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। कब, जब एरिया और लेंथ दोनों 1 हो जाए। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is defined as resistance of unit length with unit area of cross section, यानी लेंथ भी यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट लिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो रेजिस्टिविटी होगी किसी कंडक्टर के, ये उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। इसलिए इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कहने का एक और सेंस है कि ये लेंथ और एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। कॉपर का कोई भी वायर ले लो, किसी भी तरीके का वायर आप ले लीजिए, उसका रेजिस्टिविटी वही रहेगा। रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, रेजिस्टिविटी उसका सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। इट्स वैल्यू में डिफर फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता जैसा मैंने बताया। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि चाहे वो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ दोनों ही वैल्यू चेंज होते हैं। रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया के साथ भी चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर के साथ बदलेगा।
टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे यानी वायर या कंडक्टर गर्म होने लगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और उसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी। यहां तक आपको समझ आया होगा? नहीं समझ में आएगा तो उसको रिप्ले करके सुनना है। सारे पॉइंट्स हमने इसमें मेंशन किए हैं। तो अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी सर्किट में एक से अधिक रेजिस्टेंसेस को कंबाइन किया गया है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी उन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस के सेंस में, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इस सेशन में हम लेके आए हैं। तो इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो ग्रुपिंग के सेंस में सबसे पहला हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में। अब रेजिस्टेंस का सिंबल देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे हम सिंबलाइज किए हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस को एंड बाय एंड, एक के एंड से दूसरा, दूसरे के एंड के तीसरा, एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब तीन रेजिस्टेंस लिए R1, R2 और R3, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करिए, बैटरी का सिंबल है। जब एक से अधिक सेल सीरीज में जोड़ते हैं उसे बैटरी कहते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे दो सेल हमने लगाया, दो सेल के मिलते ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस एक बैटरी हमने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सीरीज में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। सारे रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, इन सबके थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब जब तीनों के क्रॉस करंट कांस्टेंट होगा तो अलग अलग क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है V = IR होता है। अगर I की वैल्यू कांस्टेंट है, R डिफर है, तो V की वैल्यू डिफर होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस अलग अलग होगा। तो पहले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1 है, दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस V2 है, और तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस R1, R क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस = करंट इनटू रेजिस्टेंस IR1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V2 = IR2, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 = IR3। तीनों के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब हम पूरे इक्विवेलेंस की बात करें, पूरे तीनों के कंबाइंड सर्किट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो है हमारा V। अब हम ये माने कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करें, और वो सिंगल रेजिस्टेंस उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करे जितना ये तीनों मिलके कर रहे थे, तो वो अकेला इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ गई बात? तो हमने माना कि इस ग्रुपिंग का या सीरीज कॉम्बिनेशन का ये जो RS है, RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। सो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, V = करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जो नेट वोल्टेज है वो इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। सो यानी V = V1 + V2 + V3। अब V1, V2 और V3 तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिला। IRS = IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में तीनों में I कॉमन है, I को कॉमन लिया, अब I से I कैंसिल होता है, क्या बचा, RS = R1 + R2 + R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको ऐड करते जाओ। जैसे मैथमेटिक्स में जनरल अलजेब्रिक ऐड होता है, उस तरीके से हम उसको ऐड करते जाएंगे। क्लियर यहां तक? अगला ग्रुपिंग है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल में आप देख सकते हैं कि हर रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कॉमन है और दूसरा टर्मिनल कॉमन है। ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तीनों का एक टर्मिनल एक जगह एक जंक्शन पे कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल एक जंक्शन पे कनेक्टेड है। तो ये कैसे दिख रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया एक बैटरी के क्रॉस। ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। कितना है, V है। तो अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल से तीनों ही कनेक्टेड है और नेगेटिव से भी तीनों ही कनेक्टेड है। देख रहे हैं, एक ही पॉजिटिव टर्मिनल से तीन कनेक्टेड है और एक पॉजिटिव टर्मिनल से तीन कनेक्टेड है, यानी कि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम होने जा रहा है। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो इन पैरेलल
पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट या सेम को अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तब क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सीधा सीधी बात है कि अब करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक, तो पहले रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I1 है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, सो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। दूसरे के थ्रू करंट I2 है, तो I2 इज इक्वल टू V बाई R2। तीसरे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I3 है, तो I3 इज इक्वल टू V बाई I3। तीनों ही रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखें हम नेटवर्क में जो मेन करंट है सर्किट में वो है I। ठीक, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे हम आरपी से डिनोट कर रहे हैं। आरपी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के। आरपी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इन तीन के बजाय ये अकेला उनके बराबर है ना। आरपी इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, देन नेट करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई आरपी। ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आरपी। अब सर्किट का जो नेट करंट होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है यहाँ पे कि नेट करंट क्या होगा भाई, तीनों करंट के सम के बराबर होगा। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू I की, I1 की, I2 की, I3 की, सो आपको यहाँ पे मिल रहा है V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। राइट हैंड साइड में V कॉमन है, V बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई V कॉमन लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, क्या मिल रहा है हमको, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि पैरेलल में अगर हमें रेजिस्टेंसेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमें कैसे ऐड करना है, रेसिप्रोकल का। ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्लियर है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल के। अब जब हम क्वेश्चन के सेशन कराएंगे तो मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल दोनों के ही कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। सो ये सेशन आज इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे।